मालूम हुआ तो दो लड़कियां आई बुरखा निकाब में, और आकर कही कि असद अंकल हमको क्यों नहीं दे रहे आप। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम भी तो कामयाब हुए फुला जिले में, हमको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने कहा लो बेटा ये तुम्हारी अमानत है। जुलाई में इस कानून को तरमीम किया तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया नहीं दिया बताओ हमको। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। और इल्जाम हम पर लगाती हैं। उस कानून की मुखालिफत किसने की? मैं और इम्तियाज जलील साहब ने की। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के एमपीज की तरफ देखकर कहा कि ये जो कानून की तुम तायीद कर रहे हो, एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे नेता जब जेल को जाएंगे तो तुमको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा कि कानून कैसे इस्तेमाल होता है। बहुत पुकार लिए कांग्रेस वाले, बहुत चीख लिए कि ओवैसी तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि तुम हमको बोलते हो। अरे मैंने कहा हम तुम्हारे बाप को बोलते हैं, तुम कौन सी चीज हो? सच्चाई को बयान नहीं करना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। फिर आप देखते कि CAA का कानून नरेंद्र मोदी लेकर आए। उस CAA कानून को मोदी के 300 एमपीज के सामने मैंने कहा यह कानून ये काला कानून है, ये मजहब के नाम पर तफरका करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। यह कानून उस वक्त का बना हुआ कानून की हमको याद दिलाता है जब महात्मा गांधी उस वक्त के अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे। तो मैंने नरेंद्र मोदी के 300 एमपीज के सामने कहा कि यह काला कानून है। जिस तरह गांधी ने उस कानून को फाड़ा, मैं तुम्हारे सामने उस कानून को फाड़ता हूं, उसको फाड़ कर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। किसने मुखालिफत की पुरजोर तरीके से? तो मालूम हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मोदी कानून लाते हैं हम उस कानून की कमजोरियों को बयान करते हैं और देश को बताते हैं कि यह कानून जो मोदी सरकार बना रही है वो देश के गरीबों के खिलाफ है, देश के मजलूमों के खिलाफ है, देश के उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मगर कांग्रेस को बात समझ में नहीं आती। हालिया दिनों में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई। उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण का कानून लाया कि लोकसभा और असेंबली में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उस कानून में आप उठाकर देख लो, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज की तरफ से, इनकी जबानों से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता है। देख लो आप, पार्लियामेंट के रूदात आवाम को दस्तयाब है। ना बीजेपी के किसी एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा। उस पूरी पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला उस बिल के ऊपर, तो मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग पुकारना शुरू कर दिए, तुम महिला विरोधी हो। मैंने कहा मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं कैसे महिलाओं का विरोध कर सकता हूं जब मुझे हमारे बाप ने और मेरी मां ने सिखाया कि तुझे अगर जन्नत जाना है तो मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं कैसे महिलाओं का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे पास मेरी पार्टी में कई महिला कारपोरेटर हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्यों इसका खिलाफ हूं, बताता हूं।
तुम आरक्षण दे रहे इसलिए कि जो नहीं है पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में अगर सबसे कम है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। मैंने आदाद दिए, डेटा दिया कि जितने 560 या 520 महिला एमपी अब तक हुई हैं, उसमें से सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी हुई हैं। मैंने कहा कि क्या इस भारत की पार्लियामेंट में, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुस्लिम महिला नहीं आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आप तो अपने आप को ओबीसी का नेता मानते हैं, आप कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर आया हूं। हमने उनसे पूछा, मोदी जी तो फिर क्या ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं लाना चाहेंगे पार्लियामेंट में? आप पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये इसने कौन सी ऐसी नई बात कर दी? हम नई बात नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। आखिर वक्त तक पार्लियामेंट में हमने लड़ा, वोटिंग करवाई, और हमारे लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब हैं, वो मुझे बोलने का मौका भी देते हैं। तो जब मैंने उस कानून की तरमीम का अमेंडमेंट मूव किया तो ओम बिरला स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी तुम मूव करोगे? मैंने कहा मैं मूव कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब ने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है इस काम को। मेरे अजीज दोस्तों, पूछो इन कांग्रेस और बीजेपी वालों से, क्यों तुम आरक्षण उन लोगों को नहीं देना चाहते जिनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है? मगर ये लोग इल्जाम लगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में खौफ और नफरत का माहौल है। इस नफरत को और खौफ को अगर दूर कैसे किया जा सकता है? एक तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बताना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका, मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है, तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। तो अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी को देने से आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। डर कर किसी पार्टी के कैंडिडेट को देने से आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में विकास का काम नहीं होगा। डर कर किसी को देने से आपके नाले का काम नहीं होगा। डर कर किसी को देने से आपके इलाके में अस्पताल नहीं बन जाएगा। अरे उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो और अपने आप से कहो कि मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से डरने वाला नहीं हूं, मैं मेयर की कुर्सी पर बैठने वालों से डरने वाला नहीं हूं, मैं वजीर आजम से नहीं डरने वाला हूं, मैं उससे डरने वाला हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये भाषण में ये कहते हैं, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखो ये क्या बोल रहा है, क्या सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ कि ओवैसी इसके खिलाफ। अरे मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जिस धर्म को मानता हूं मुझे तालीम देती किसी से नफरत मत करो। उन तीनों बच्चों को बुलाया और उनको बुलाकर हमने 1 लाख का चेक उनके हवाले किया। तो हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मालूम हुआ तो 2 लड़कियां आई बुरखा में, बुरखा निकाब में, और आकर कही कि असद अंकल हमको क्यों नहीं दे रहे आप? मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम भी तो कामयाब हुए फुला जिले में, हमको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने कहा लो बेटा ये तुम्हारी अमानत है, ये दारुस्सलाम तुम्हारा है हमारा नहीं है, हम नहीं रहेंगे, ये तुमको चलाना है, ये अमानत तुम्हारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप गरीबों को पढ़ने का मौका देते हैं तो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, सिर्फ वोट डाल रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है आपको?
नहीं, हमने हरा दिया बीजेपी को, मुबारक हो आपको, दोबारा हराइए बीजेपी को। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के घर में चिरागों को फैला दिया, मगर तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। ये कौन सी काम तुम कर रहे हो, बताओ मेरे को। तुम उनको सत्ता दे रहे हो, तुम उनको ताकतवर बना रहे हो और तुम कमजोर हो रहे हो। यकीनन बीजेपी को हराओ, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मगर आप क्या करेंगे बताओ।